नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाई वीपी मेला में। तो आज की क्लास रहेगी हमारी चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की। हम स्टार्टिंग कर रखी है हमने। तो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले हमने 4th नंबर का चैप्टर पढ़ लिया था। आज हमारा रहेगा 5 नंबर का चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। उम्मीद आपको क्लास बहुत पसंद आएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और क्लास को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? जैसे देखो, हम कोई भी खाना बनाने के लिए जैसे कोई सामग्री लेते हैं तो उसके अंदर जैसे अशुद्धियाँ या पत्थर पाए जाते हैं, उनको हम पहले से ही अलग अलग करते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पृथक्करण बोलेंगे। जैसे हम परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित अशुद्धियाँ या हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को हटाना पृथक्करण कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ किसी पदार्थ का उपयोग करने से पूर्व उपयोग करने से पहले अपूर्व उसमें मिश्रित उसमें मिश्रित अनुपयोगी, जो काम में आने वाली हो, अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को पदार्थों को हटाना पदार्थों को हटाना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। परिभाषा याद हो जाएगी कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित यानी उसमें मिली हुई अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को हटाना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अब पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, जैसे हम कोई वस्तु काम में ले रहे हैं, यानी कोई पदार्थ है या वस्तु है, पदार्थ है। जैसे हम बात करें चावल की, किसकी बात करें? चावल की। तो हमें चावल बनाने तो हमें चावल को क्या करना? उपयोग में लेना है। और देखो, चावल में मिट्टी भी मिली होती है साथ में। क्या होती है? मिट्टी होती है। मिट्टी साथ में तो तभी तो हम चावल बना नहीं सकते। हमें चावल से मिट्टी को पहले अलग करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। क्या चावल में पत्थर हो सकते हैं? ये देखो, मिट्टी और जो पत्थर लिखे हैं इन्हीं को चावलों से हटाना, चावल से हटाना क्या हो जाएगा? हमारा पृथक्करण हो जाएगा। तो उम्मीद आपको पृथक्करण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आवश्यकता क्यों पड़ती है? शुद्ध खाना बनाने के लिए या शुद्ध सामग्री प्राप्त करने के लिए। आवश्यकता क्यों हो गई? कि शुद्ध चावल हमें प्राप्त करने हैं, यहाँ से शुद्ध चावल हमें प्राप्त करने, इसलिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारे आती है पृथक्करण करने की कुछ विधियां होती है अलग अलग। उन विधियों के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम विधियों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी विधि आती है हस्त चयन के द्वारा। कैसे करते हैं हम? हस्त चयन के द्वारा करते हैं, यानी हाथों के द्वारा हम पृथक्करण करते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि आती है थ्रेसिंग के द्वारा। कौन सी आती है हमारी? थ्रेसिंग के द्वारा भी हम करते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट आती है निष्पावन। निष्पावन आ जाएगी। अवसादन आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो चालन आ जाएगी। चालन हो जाएगी एक विधि। इनके अलावा और बात करें तो निस्तारण हो जाएगी एक। निस्तारण के अलावा वाष्पन भी एक विधि होती है, वाष्पन। ये सारी की सारी क्या होती है? पृथक्करण की विधियां होती हैं। यानी हस्त चयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और वाष्पन सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पृथक्करण करने की विधियां हो जाएगी। अब इनको हम एक एक को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा आता है हस्त चयन। हस्त चयन को हम क्या बोलते हैं? चुनना भी बोलते हैं, चुनना। चुनना, चुनना या चुगना। इसमें देखो क्या होता है। जैसे हम लेते हैं, हमारे पास एक पदार्थ हो गया। जैसे हम बात करें अनाज की, क्या है हमारे पास? अनाज है। तो अनाज के अंदर आपको पता होगा पत्थर भी पाए जाएंगे। हम बात करें कि हम अनाज, हमारे पास अनाज से पत्थर अलग कर लें तो हम एक एक पत्थरों को, जैसे बड़े पत्थर हैं इनके कण क्या हैं? थोड़े बड़े हैं, कण बड़े हैं पत्थरों की। तो एक एक पत्थर को हम अलग अलग कर चुग कर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। किसके द्वारा? हाथों से।
हाथों से चुग कर हम पत्थरों को अनाज से हटा सकते हैं। इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि कहते हैं। जैसे हम बात करें हाथों से कंकड़ पत्थरों को अनाज से चुगना, हटाना, अलग करना, इसे हम क्या बोलेंगे? हस्तचयन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा गेहूं से पत्थर हटाना, चावल व दाल से मिट्टी के बड़े कण होते हैं, इसमें बड़े कण आएंगे, बड़े कणों को हटाना, ये हो जाएगी हस्तचयन या चुनना विधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी अगली आती है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है? जैसे देखो अनाज होता है, तो पका पकाया अनाज होता है, अनाज की जो डंडियां होती हैं, अनाज डंडियों से अलग करना। जैसे खेत में अनाज उगा हुआ है, फिर इसको हम काट लेते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो वो डंडी होती है, उनसे अनाज को अलग करना, वो क्या होता है? थ्रेसिंग होती है। अब देखो अनाज, ये थ्रेसिंग विधि पहले बैलों के द्वारा भी की जाती थी, बैलों के द्वारा, आपने देखा होगा। तो बैलों के द्वारा अनाज को अलग किया जाता था डंडियों से। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें तो एक मशीन आती है जिसे हम थ्रेसर बोलते हैं, तो थ्रेसिंग मशीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? थ्रेसिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। अनाज से अनाज के दाने अलग करना ही क्या होता है? थ्रेसिंग होता है। वर्तमान समय में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो आपको थ्रेसिंग विधि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी निष्पावन। कौन सी विधि है निष्पावन? इसे हम बोलते हैं बरसाना। क्या बोलते हैं? बरसाना। तो देखो बरसाना क्या हो जाएगा? इस विधि में हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो नाम से पता चला होगा, बरसाना, बरसाने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता होगी? वायु की आवश्यकता होगी। इस विधि में वायु की आवश्यकता से मिश्रण, मिश्रण हमारे पास होगा। मिश्रण में जो मिले अवयव हैं उनको अलग किया जाता है। मिश्रण में मिले अवयवों को हवा के द्वारा, हवा के द्वारा हटाना, हवा के द्वारा हटाना क्या हो जाएगा? निष्पावन हो जाएगा। तो देखो परिभाषा की बात करें तो इस विधि में वायु की सहायता से मिश्रण से अवयवों को पृथक किया जाता है। इसे बरसाना भी कहते हैं। सामान्यतः किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। जो आपने देखा होगा जब अनाज कढ़ाते हैं, अनाज कढ़ाने के बाद जो अशुद्ध अनाज बच जाता है उसको हम हवा के द्वारा उड़ाते हैं, जिसमें से अनाज एक तरफ साइड में इकट्ठा हो जाता था, मिट्टी तथा धूल के कण हवा से उड़कर थोड़े आगे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? वो हमारी निष्पावन विधि हो जाएगी। देखो इस विधि में हम बात करें निष्पावन में, निष्पावन में जब हम वायु के द्वारा कार्य करते हैं तो जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं वो दूर जाकर गिर जाते हैं, दूर जाकर गिरेंगे हवा के कारण। जबकि जो बड़े कण होते हैं, बड़े कण होते हैं वो पास में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अनाज के जो कण होते हैं वो पास में इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि जो धूल के कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, वो क्या होते हैं? आगे चले जाते हैं हवा के द्वारा। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? निष्पावन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी आती है चालन, जिसे हम बोलते हैं छानना। क्या हो जाएगा? छानना। छानना क्या होता है? जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले हम आटा छानते हैं, वही कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? चालनी में आता है। तो चालन या छानना के लिए हमें सबसे पहले एक तो छलनी की आवश्यकता होती है, छलनी की आवश्यकता होती है। जैसे हम आटा छानते हैं, उससे यदि उसमें कोई कंकड़ पत्थर है तो वो अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम चालन बोलते हैं। इस विधि द्वारा मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके आकार में अंतर हो, आकार में अंतर अधिक हो, को पृथक किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखो इस विधि में मिश्रण के, इस विधि में मिश्रण के दो ऐसे अवयवों, दो ऐसे अवयवों को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, जिनके आकार में, आकार में अंतर हो। जैसे आप समझ गए होंगे, जब आटा हम रोटी बनाते हैं तो आटा छानते हैं, यानी आटा पतला होता है, जिसमें उसमें कंकर और पत्थर आते हैं, वो होते हैं बड़े। तो आटे और वो पत्थर के आकार में परिवर्तन होता है, जिससे आटा तो सन जाता है, जबकि वो पत्थर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चालन बोलेंगे। एग्जाम्पल, खाना बनाने से पहले आटे का छानना हो गया। जब बजरी से जो पत्थर होते हैं वो अलग करते हैं, जिसे बजरी नीचे
गिर जाती है, पतली होती है, और जो पत्थर होते हैं वो मोटे आकार के होते हैं बजरी की तुलना में, तो वो अलग रह जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चालन या छानना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी विधि आती है अवसादन। अवसादन का मतलब होता है बैठाना। क्या होता है, बैठाना। तो अवसादन क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास है चावल, क्या है, चावल, और चावल में साथ में क्या है, मिट्टी है। अब हमें चावल बनाने हैं तो हमें चावल को साफ करना है, मिट्टी को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये मिश्रण है एक, ये क्या है, एक मिश्रण है। ये क्या है, ये एक मिश्रण है। इस मिश्रण में हम क्या डालेंगे, इस मिश्रण में हम जल डाल देंगे। तो चावल और मिट्टी का जो मिश्रण है उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम जल डालेंगे, तो क्या होगा देखो। तो चावल क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जबकि मिट्टी के कण वो ऊपर तैरते रहेंगे। मिट्टी के जो कण है वो छोटे कण होंगे, वो तो ऊपर तैरेंगे, ऊपर तैरेंगे। जबकि चावल है वो पिंदे में नीचे बैठ जाएंगे, जिससे जो मिट्टी के कण ऊपर रहेंगे उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे बैठना, जैसे चावल का नीचे बैठना, तथा हल्के या जल का ऊपर तैरना, क्या होता है, अवसादन होता है। जिससे हम मिट्टी का जो है उसको बाहर निकाल लेंगे, मिट्टी के कणों को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अवसादन का मतलब क्या होता है, बैठाना होता है। इससे मिलता जुलता अगला हमारा आएगा निस्तारण। क्या है निस्तारण, निस्तारण का मतलब होगा निथारना, निथारना। देखो इसमें क्या होता है, जो हमने अवसादन कह रहे हैं, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखो हम परिभाषा लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। अवसादित मिश्रण को हमने पहले अवसादन किया था ना। अवसादित मिश्रण को, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यानी हिलाना नहीं है, बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित, मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को, क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। अब आपको समझ में आया हुआ कि जो हमने अवसादन किया था, उस प्रक्रिया के बाद मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो चावल को जल से धोने पर मिट्टी के कण जल के ऊपर तैरते हैं, जबकि चावल नीचे बैठ जाते हैं। इस मिट्टी युक्त जल को बिना हिलाए पृथक करने क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखो एक नोट देखते हैं। तो जैसे देखो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी भारी जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं पेंदे में। तो नीचे बैठने की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। था जो मिट्टी के कण वो हल्के होते हैं, वो जल में तैरते हैं, उनको जल सहित पृथक करना क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। तो हमने देखा अवसादन देखा एक, तो देखो अवसादन देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, निस्तारण देखा था। अवसादन और निस्तारण। अब देखो अवसादन क्या हुआ था, जो हमने मिश्रण लिया था चावल और मिट्टी का, इसमें जो भारी कण होते हैं, जैसे देखो भारी कण, भारी कण थे वो किस थे, चावल के थे। तो वो क्या थे, नीचे बैठ गए थे, है ना। चावल के जो कण थे नीचे बैठ गए थे, नीचे बैठना, वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवसादन। जबकि देखो जो हल्के कण थे, उनसे हल्के कण, हल्के कण, और हल्के कण किसके थे, मिट्टी के। और मिट्टी के जो कण थे वो क्या थे, ऊपर तैर रहे थे, है ना। तो मिट्टी के कण थे ऊपर, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखो चावल को धोने पर चावल का नीचे बैठना क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, अवसादन हो जाएगा। तथा गंदे जल को पृथक करना या मिट्टी को हटाना, वो क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। इसके अलावा देखो बात करें हम आपस में मिश्रित नहीं होने वाले द्रव्यों के मिश्रण को बैठाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल व जल को अलग अलग करना हो तो किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं, देखो आपस में, आपस में मिश्रित, आपस में मिश्रित नहीं होने वाले
ही होने वाले, आपस में मिश्रित नहीं होने वाले द्रव्यों के मिश्रण को निस्तारण विधि द्वारा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा तेल व जल का मिश्रण। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तेल व जल का मिश्रण इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका निस्तारण विधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला आता है, देखो निस्यंदन। निस्यंदन क्या आएगा? निस्यंदन। इसमें क्या होता है? द्रव था उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निषेधन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो द्रव तथा उसमें जो लिक्विड होता है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ, यानी तो द्रव में घुल नहीं सकते हो, अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। किया जाता है किया जाता देखो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में छानने की क्रिया होती है। क्या होती है? छानने की क्रिया होती है। जब छानने की क्रिया किसके द्वारा होती है? फिल्टर पत्थर के द्वारा। कौन सा पत्थर हो गया? फिल्टर पत्थर हो गया। फिल्टर पत्थर द्वारा अशुद्धियों को निषेधित किया जाता है, जिससे बहुत ही बारीक रंध्र पाए जाते हैं। किसमें? फिल्टर पत्थर में। और इस विधि का प्रयोग घर में पनीर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? पनीर बनाते समय किया जाता है। पनीर बनाते समय किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगली हमारी आ जाएगी वाष्पन। वाष्पन क्या हो जाएगा? जल से वाष्प बनकर, यानी जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। परिभाषा को हम लिखेंगे, देखो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। वाष्पन कहते हैं। अब देखो इस विधि का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो देखो वाष्पन का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो आपने सुना होगा नमक बनाते समय, फिर नमक प्लस जल है, हमारे पास एक मिश्रण है नमक प्लस जल का। तो यहाँ पर देखो जल को वाष्प के द्वारा हम उड़ा देते हैं। जल को वाष्प के द्वारा वाष्प बना देते हैं। वाष्प बना देंगे तो जल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा? नमक शेष बच जाए, शेष बचेगा। तो नमक बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे खारे पानी से नमक प्राप्त करना हो या समुद्री जल से हमें नमक प्राप्त करना हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग देखो द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को पृथक करने में भी किया जाता है, क्योंकि जो लिक्विड पदार्थ था वो वाष्पन के द्वारा उड़ जाएगा, जो ठोस सॉलिड पदार्थ है वो शेष बच जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। कौन सी का? वाष्पन विधि का। नेक्स्ट हमारा आता है संघनन। क्या आ जाएगा? संघनन। अब देखो संघनन क्या होता है? जो जल के द्वारा जलवाष्प बनी है उसको पुनः लिक्विड अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? संघनन हो जाएगी। देखो जब वो लिक्विड था फिर वो वाष्प में बना तब हो गया वाष्पन। जब वो वाष्प से वापस लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संघनन बोलते हैं। तो परिभाषा की हम बात करें तो देखो जलवाष्प के पुनः द्रव अवस्था में
परिवर्तित द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जल वाष्प के पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। देखो हम संघनन के एग्जाम्पल की बात करें, किसके संघनन की, तो देखो वर्षा का होना किसके द्वारा होता है? संघनन के द्वारा होता है। वर्षा का होना किसके द्वारा हो जाएगा? संघनन के द्वारा होता है। इसके अलावा देखो जलवाष्प का ठंडा होकर वर्षा के बूंदों में बनना, जो जलवाष्प बनती है, क्या जलवाष्प, तुमने वाष्पन में देखा था जल की जलवाष्प बनती है वो ठंडी होती है और ठंडी होकर वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। वर्षा की बूंदों में परिवर्तित होती है। वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। बूंदों में परिवर्तन होना, तो ये सारा का सारा किसके एग्जाम्पल हो गए? ये संघनन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जल वाष्प के पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जल वाष्प का ठंडा होकर वर्षा के बूंदों में बदलना, इसके अलावा वर्षा का होना भी संघनन की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा आता है आगे विलयन। देखो विलयन क्या होता है? विलयन में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है विलेय तथा विलायक। क्या होता है? विलेय तथा विलायक। और विलेय एवं विलायक आपस में घुलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलयन देखो कैसे बनता है? विलेय तथा विलायक विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। विलेय तथा विलायक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। यानी विलयन में क्या क्या हो गया? एक तो देखो हो गया विलेय, क्या हो गया? विलेय हो गया। दूसरा क्या हो गया? विलायक हो गया। अब विलेय कौन सा होता है और विलायक कौन सा होता है ये हम देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसका नमक व पानी का। क्या है? नमक और पानी। नमक और पानी। तो देखो विलेय इसके अंदर होएगा नमक, विलेय क्या हो जाएगा? नमक होगा, जबकि विलायक होगा क्या? पानी होगा। क्यों होता है? देखो जो स्वयं घुलता है वो क्या होता है? विलेय होता है। विलेय की परिभाषा यदि हम बात करें तो जो स्वयं घुलता है, जो अपने आप घुलता है, यानी जो खुद घुलता है, किसी दूसरे को नहीं घोलता है, जो स्वयं घुलता है वो क्या होता है? विलेय होता है। विलायक क्या होता है? जो घोलता है, जो किसी दूसरे को घोल लेता है, खुद नहीं घुलता है, जो घोलता है वो क्या होता है? विलायक होता है। और सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ विलायक कौन सा होता है? पानी होता है। पानी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ विलायक होता है। सर्वश्रेष्ठ विलायक होता विलायक होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलेय होता है जो स्वयं घुलता है, जैसे नमक हो गया, नमक स्वयं घुलेगा पानी के अंदर। विलायक क्या होगा? यहाँ पर पानी होगा जो घोलता है, यानी पानी अपने अंदर घोलेगा, न कि पानी घुलेगा। तो सर्वश्रेष्ठ विलायक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाता है। तो विलयन में क्या होते हैं? विलेय और विलायक होते हैं। विलेय क्या होता है? जो स्वयं घुलता है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया। विलायक क्या हो गया? जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है, यानी पानी हो गया। और पानी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ विलायक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखो विलेय तथा विलायक यानी जो घोलने वाला और जो घुलता है, कि मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। कितने होता है? दो होता है। पहला हो जाएगा संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन होता है। पहला होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। कौन सा होता है? असंतृप्त विलयन होता है। किस आधार पर बात करें? विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। अब देखो एक एक की हम परिभाषा बात करें। पहला हमारा आता है संतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक, विलायक क्या लेंगे हम? जल लेंगे। में विलेय, विलेय कोई भी मान लो जैसे नमक, चीनी की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता। यानी जो विलायक होता है उसके अंदर विलेय की एक मात्रा सीमित तक के हम घोल सकते हैं, उसके अलावा नहीं घोल सकते। तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। देखो परिभाषा की बात करें तो हम ऐसा विलयन, ऐसा विलयन देखो ऐसा विलयन
जिसमें जिसमें विलायक में विलायक यानी विलायक क्या हो जाएगा हमारा, विलायक यहाँ पर हमारा हो जाएगा जल, ले लेते हैं हम जल। विलायक में विलायक में विलेय, विलेय जैसे चीनी होगी, नमक भी ले सकते हैं, विलेय की और अधिक मात्रा और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, नहीं घोला जा सकता है, नहीं घोला जा सकता है। मतलब एक फिक्स ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद उसमें हम विलय को और अधिक नहीं घोल सकते हैं। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन हो जाता है, यानी वो संतृप्त हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है उस स्थिति में कि उस स्थिति के बाद उस विलायक में हम और विलय को नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन हो जाएगा। इसी के विपरीत आता है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घोला जा सकता है। क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है, यानी मात्रा को घोलने के बाद और भी हम घोल सकते हैं, तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। अब देखो, इसके अलावा एक बात और करते हैं, किसी पदार्थ के विलयन को यदि हम गर्म करते हैं, जैसे हमारे पास किसी पदार्थ का विलयन है, उसको यदि हम गर्म करेंगे ना, तो उस पदार्थ में और अधिक पदार्थ घोल सकते हैं। क्या होगा ये देखो, जैसे हम यहाँ पर लिखें, बात करें, किसी पदार्थ किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करके उसमें अधिक पदार्थ हम घोल सकते हैं, अधिक पदार्थ हैं घोल सकते। जैसे जो संतृप्त विलयन था उसमें क्या था, और अधिक हम पदार्थ नहीं घोल सकते, लेकिन उसी को यदि हम गर्म करें तो कुछ उसमें कुछ और अधिक पदार्थ में हम घोल सकते हैं। तो आज ये क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।